सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 6 सितंबर है, यौम दिफा है और आज का हमारा अब पता चला स्पेशल शो है। बाबर डोगर साहब मेरे साथ हैं। आज हम आपको 1965 का हाल बताएंगे, उस जंग का कि जो पाकिस्तान ने जीती और दुनिया में तारीख रकम हुई कि किस तरह अपने से एक बड़े दुश्मन को तादाद में भी ज़्यादा, असलहे में भी ज़्यादा, किस तरह उसको शिकस्त दी कि उसने रात की तारीकी में अचानक पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान पर कब्ज़ा करना चाहता था। किस तरह 1965 में हमारे जवानों ने ये मंसूबा नाकाम बनाया भारत का और किस तरह उससे माले गनीमत भी हासिल किया। तो आज का शो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। बाबर डोगर साहब, आज हम बड़ी अहम जगह पर खड़े हैं। जी उसामा साहब, बड़ी अहम जगह है। ये वो एरिया है जहाँ पर इंडिया के सूरमा जो इस जोन में पाकिस्तान में आए थे कि हम पाकिस्तान को फतह करेंगे, लाहौर में सुबह का नाश्ता करेंगे, बड़ा और वो यहाँ पर अपना सामान छोड़ के भाग गए। इसका मतलब ये है कि वो लड़ रहे थे अपने सामान, उनको गुरूर था अपने सामान का कि जी हमारे पास लेटेस्ट वेपन है, दुनिया के बेहतरीन हमारे पास हथियार हैं और पता नहीं पाकिस्तानी फ़ौज तो बेचारी है ही कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास ईमान की कुव्वत थी, ईमान की ताकत थी, जिसकी वजह से दुश्मन अपना जदीद सामान फेंक के भाग गया। और ये वो जो सामान है, ये आज हमें इस चीज़ की याद दिलाता है कि किस तरह से 65 की जंग में वो जो ये कहते थे कि सुबह लाहौर में आके नाश्ता करेंगे और लाहौर में अपने लाहौर और चिंडा में अपने टैंक और अपनी तोपें और अपनी जीपें छोड़ के भागे। आज सारा कुछ उसामा साहब नाज़रीन को हम दिखाएंगे और एक एक चीज़ डिटेल के साथ बताएंगे किस तरह से उन्होंने अटैक किया, क्या उनके इरादे थे और किस तरह से दांत खट्टे करवा के भाग गए यहाँ से। आर्मी म्यूज़ियम है ये लाहौर में जहाँ पर हम हैं और वहाँ पर जो पहला हम टैंक आपको दिखा रहे हैं, ये भारत का वो टैंक है जो मौजूद था चिविंडा में। और जंग अज़ीम के बाद जो सबसे बड़ी टैंकों की जंग है वो चिविंडा के मकाम पर लड़ी गई थी और उसी में ये टैंक माले गनीमत के तौर पे पाकिस्तान के कब्ज़े में आया और इसमें जो कर्नल था, भारतीय कर्नल, वो भी मारा गया था और ये 1965 की जंग में कब्ज़े में लिया गया। ये भारतीय 17 पूना हॉर्स के कमांडिंग ऑफिसर का कुशाब सेंचुरियन कमांड टैंक है। उस वक्त का बड़ा लेटेस्ट बरतानवी टैंक समझा जाता है। कुशाब नामी सेंचुरियन टैंक भारतीय लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशेर के पास था, कमांडिंग ऑफिसर था। ये 17 पूना हॉर्स के ज़ेर इस्तेमाल था, जिसे बाद अज़ मर्ग ये भारत का आला तरीन जो अवार्ड था फौजी एजाज़ परमवीर चक्रा, वो भी दिया गया था। और चिविंडा की जंग में पाकिस्तान आर्मी ने भारतीय 1st आर्मर्ड डिवीज़न के हमले को रोका था तो 25 कैवलरी ने लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर के टैंक को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में इसकी मौत वाक़ हुई। कमांडिंग ऑफिसर की मौत के बाद और पाकिस्तानी आर्मी के पे दर पे हमलों की वजह से 17 पूना हॉर्स जल्दी में पसपाई इख्तियार करते हुए कमांडिंग ऑफिसर का टैंक फातेह पाकिस्तान आर्मी के कब्ज़े में छोड़कर भाग गई। तो ये आपने देखा है जनाब, और ये इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। बड़ा जो हमें यहाँ पर ब्रीफिंग मिली उसमें बड़ी दिलचस्प बात ये कि ये आप देख रहे हैं भारत का झंडा है लगा हुआ इस पर, वो इसी वजह से कि ये भारतीय टैंक है और ये तबाह हो गया था। इसको बाद में थोड़ा ठीक किया गया कि इस हालत में, ताकि ये दिखाया जा सके कि कितनी जुर्रत से पाकिस्तानी वहाँ पर लड़े थे। तो ये झंडा जनाब उल्टा कर दिया गया है। ये पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है, पुरानी रिवायत के जब आप दुश्मन का कोई असला कब्जे में लेंगे तो उसका झंडा जब ये इस तरह से उल्टा कर दिया जाएगा। अच्छा उसामा साहब, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, सॉरी, ये चक्रम जो है इनको जो आला तरीन अवार्ड दिया गया, हमने जिन लोगों को निशान हैदर दिया वो जाके दुश्मन की टेरिटरी में लड़ के दुश्मन को उन्होंने मार के जो जामे शहादत नोश किया तो उनको निशान हैदर दिया गया। इंडिया में चक्रमवीर उसको दिया गया जो पाकिस्तान में अपना टैंक छोड़ के लड़ता हुआ इधर ही मारा गया और टैंक भी गया और खुद भी मारा गया और बाकी उसके सारे भागे और उसको आला तरीन अवार्ड दिया गया। ये अभिनंदन वाला ही हुआ है और चक्रमवीर में ये डिफरेंस है। ये अभिनंदन वाला ही मामला हुआ, बिल्कुल यहाँ पकड़ा भी गया और उसके बाद उसको जाकर वहाँ पर अवार्ड भी मिला। तो जनाब इसी तरह से आगे आए ना, ये भी उसी तरह से 1965 की जंग में कब्जे में लिया गया है। भारतीय 17 पूना हॉर्स का बुशायर सेंचुरियन टैंक है और ये टैंक 1965 की जंग में ये बटर डोगरडी के नज़दीक चिविंडा के महाज पर ही कब्जे में लिया गया था। जिस तरह मैंने आपको बताया कि चिविंडा में सबसे बड़ी ये टैंकों की जंग हुई थी, बड़ी मशहूर है और वहाँ बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, बड़े ज़बरदस्त तरीके से हमारे जवान लड़े थे। और इसके बाद ये भारतीय 8 इंडियन गढ़वाल राइफल ने बटर डोंगरी के गाँव पर हमला किया और पाकिस्तान आर्मी के जवाबी हमले में कई हलाकतों, कमांडिंग ऑफिसर की मौत और शदीद गोलाबारी के नतीजे में वो करीबी गन्ने की फसल में छुप गए। हर रोज़ मजीद हलाकतों और बगैर वायरलेस राब्ते के ये बटालियन
3 दिन बगैर खुराक के इन्हीं फसलों में छुपी रही। 17 सितंबर को 17 पुना हॉर्स के चंद टैंक 8 घुड़वाल राइफल्स की मदद के लिए पहुंचे। इस टैंक को 3 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट ने तबाह किया। टैंक का हमला जान बचाकर भाग निकला, मगर टैंक कमांडर कैप्टन गुरदयाल सिंह, जो बाद में मेजर जनरल था, उसको गिरफ्तार करके जंगी कैदी भी बनाया। अच्छा, समझ टैंक के ऊपर चढ़ के इसका मजा ही और है ना, भारतीय टैंक पर चढ़ने का। ये पीछे से रास्ता है। ये पाकिस्तान आर्मी ने जनाब ये रखे हुए हैं ताकि हम जब आएँ पाकिस्तानी आकर देखें कि किस तरह से जो दुश्मन का असला था उस वक्त 1965 में पाकिस्तान ने कब्जे में लिया। तो ये बड़े फ़ख्र की बात है। ये वो टैंक है जिसपे भारत को बड़ा नाज था, भारतीय फौज को बड़ा गुरूर था कि ये तो हम ऐसे अंदर जाएंगे और हम पाकिस्तान फतह कर लेंगे। और बाद में ये टैंक पाकिस्तान में छोड़ के गिरफ्तार हो गए, कुछ मारे गए और बाकी फौजी दौड़ गए। तो ये 65 की वार में ये वो टैंक थे। ये आप देख रहे हैं किस तरह से ये सारा उसी हालत में टैंक है जिसको छोड़ के वो भाग गए। और किस तरह तादाद बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी ज़्यादा उनके पास टैंक थे। अगर मुकाबला हम देखें टैंक्स की तादाद भी उनके पास ज़्यादा थी, फौज भी उनके पास ज़्यादा थी। और अचानक पूरा जितना वो कर सके, उनका ख्याल था कि इतने टैंक ले जाओ कि कोई रोक ही ना सके, क्योंकि उस वक्त तो मुकाबला ही नहीं था टैंक। सर, चुंडा जो था वो दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की लड़ाई जंग जो थी वो चुंडा में हुई। और उस समय दुश्मन को तो ये नाज था, ये गुरूर था कि हमारे पास तो दुनिया के बेहतरीन टैंक हैं, इसके सामने पाकिस्तानी फ़ौज तो खड़ी नहीं हो सकेगी। लेकिन हमारी फ़ौजों ने तो टैंकों के नीचे आके अपने जानों के निशाने दिए, शहादतें दी। और रिज़ल्ट ये निकला कि वो दुश्मन जो सबसे बड़ा जो टैंकों का एक पूरा लेके आ रहा था, वो जनाब टैंक यहीं छोड़ के भाग गया। तो उनमें से ये चंद एक टैंक हैं, बाकी तो सारे ये सिर्फ ये भी तबाह हो गए थे, ये भी काफ़ी तबाह हो चुके थे। इनको दोबारा कुछ इस हालत में लाया गया है ताकि दिखाया जा सके इनको इस हालत में, वरना ये बिल्कुल तबाह और बर्बाद थे। और इनको इस हालत में लाकर यहाँ बनाया गया है ताकि आप देख सकें कि किस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज ने कितनी बहादुरी का मुजाहरा किया। और इसी वजह से आप देखिए कि 1965 की जंग के हवाले से भी फिर इंटरनेशनली भी अखबारात में भी लिखा गया कि किस तरह पाकिस्तानी ने जंग लड़ी। और ये हमें उस जंग की और जवानों की बहादुरी की ये चीज़ें याद दिलाती हैं। और आज भी भारत जब ये देखेगा मंजर, वहाँ के चैनल्स हैं बड़े चीखते हैं बहुत ज़्यादा, आज भी आप देखेंगे कि ये हो गया वो हो गया, ये देखें किस तरह से है। तो अब देखें ना बाबर डोगर साहब, हम तो आम लोग हैं, फौजी नहीं, लेकिन ये हम भी इस काबिल हैं आज इस वजह से कि जनाब हमारे फौजी ने ये टैंक इस तरह कब्जे में लिया कि आज हम इसके ऊपर खड़े होकर फख्र से कह सकते हैं। मुझे ये फ़ख्र है कि मैं हमारी हिफाजत के लिए पाक आर्मी है। और हमें ये फ़ख्र है कि ये जो है ये माले गनीमत है। ये वो टैंक हैं जो दुश्मन हमारे पास छोड़ के भाग गया। तो ये उसामा साहब देखें, बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त बड़ा टैंक है, लेकिन मेरा ख्याल चलाने के लिए भी कुछ जज्बा चाहिए, उसको इस्तेमाल करने के लिए भी जज्बा चाहिए जो उनके पास नहीं था। और जज्बा जिनमें हो वो इस टैंक को भी नाकारा बनाकर अपने पास कब्जे में ले लेते हैं, जिस तरह पाकिस्तानी फ़ौज ने किया। तो बहुत बड़ी बात है कि इस टैंक पर वो आकर पाकिस्तान पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन ये टैंक पाकिस्तान आ गया। बाबर साहब, टैंक तो पाकिस्तान आ गया लेकिन फौज नहीं उनकी आ सकी। बंदे भी आए, ये जो थे मेजर जनरल साहब, ये अरेस्ट हो गए थे, गिरफ्तार हो गए थे। इनको बाद में मेजर जनरल बनाया कि जनाब आपने टैंक भी पकड़वा दिया, खुद भी गिरफ्तार हो गए। तो इस चीज़ पे हम आपको मेजर जनरल बना रहे हैं। मेरा ख्याल है वो अपनी हार की, अपनी शिकस्त की शर्मिंदगी छुपाने के लिए, दबाने के लिए भी कि नहीं देखिए जी ये तो लड़कर आ गए हैं, ठीक है, हमने को प्रोटोकॉल देना है। तो ये अब भी जारी है मामला। ये अभिनंदन जिस तरह से आपने देखा पकड़ा गया और उसको फिर वापस किया गया, तो वही, और उसका जहाज़ भी है। तो अभी और भी बहुत सी चीज़ें हैं जी जो आपको दिखानी है हमने, ख़ास तौर पे राशिद मिन्हाज शहीद, वो जिस जहाज़ में थे वही उस जैसा ही जहाज़ यहाँ पर मौजूद है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब जनाब हम जो टैंक आपको दिखा रहे हैं ये थोड़ा मुख्तलिफ है। और बाबर भाई ने बड़ी अच्छी बात की। बाबर, इसकी खासियत क्या है कि 2 तरह के असले थे भारत के पास। सर, भारत को उस वक़्त असले पे बहुत ज़्यादा बढ़तरी थी और उसके पास उस वक़्त बरतानिया, जो कि वो भी एक सुपर पावर था, रशिया भी एक सुपर पावर था। तो बरतानिया की टेक्नोलॉजी भी उनके पास थी और रशिया की भी टेक्नोलॉजी उनके पास थी। यानी कि ये जो हमने 2 टैंक दिखाए हैं ये बरतानिया के थे और ये रशिया का था। तो वो दोनों टेक्नोलॉजीज़ जो थी वो इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रही थी। और ये हम आपको बता दें कि ये वाला जो टैंक है 3 दिसंबर 1971 को मेजर शब्बीर शरीफ जो निशान हैदर हैं
6 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट ने स्लेमान की सेक्टर में अपनी कंपनी की कमान करते हुए दुश्मन के इलाके में सबुना ड्रेन के ऊपर बेरीवाला पुल पर कब्जा किया। इसी रात को तकरीबन 11 बजे भारतीय फौज की 4 जाट बटालियन और 18 कैवलरी के एक टैंक स्क्वाड्रन ने अपने खोए हुए इलाके पर दोबारा कब्जा हासिल करने के लिए हमला कर दिया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर ने टैंकों की आवाज़ें सुनकर अपनी कंपनी के एंटी टैंक दस्तों को दुश्मन के बढ़ते हुए टैंकों पर फायर करने के अहकाम किए। इसी दौरान दुश्मन के कुछ टैंक जंगी हालात और रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी दिफाई पोजीशन के करीब पहुंचे। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर ने हालात की संगीनी का अंदाजा लगाते हुए अपनी कंपनी के करीबी एंटी टैंक दस्ते से 3.5 इंच रॉकेट लॉन्चर हासिल किया और दुश्मन के आगे वाले 18 कैवलरी के टैंक का निशाना लेकर फायर कर दिया। 3.5 इंच रॉकेट लॉन्चर का रॉकेट सही निशाने पर लगा और दुश्मन का टैंक तबाह हो गया। और यहाँ दिखाया गया बेहतर हालत में मरम्मत शुदा टैंक भारतीय 18 कैवलरी का वही टैंक है जिसे मेजर शब्बीर शरीफ निशान हैदर ने तबाह किया था जनाब। तो ये वो टैंक है जो तबाह हो गया था, इसको फिर थोड़ा रिपेयर किया गया और इसमें भी आप देखेंगे भारतीय झंडा है क्योंकि भारतीय टैंक था और इसको झंडे को उल्टा कर दिया गया है। तो आप देखें कि ये आज भी पाकिस्तान के पास इस लिहाज से महफूज है कि भारत को दिखाने के लिए कि जब भी अभी भी कभी जहन में फतूर आता रहता है, हम देखते हैं भारत के तो मोदी हो दीगर उनके जितने भी हैं जनाब जो डिज़ाइन करते रहते हैं नए नए तरीक़े कि किस तरह से हमला करें पाकिस्तान पर, तो उनको हर दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह के फजल करम से इसीलिए मुँह खानी पड़ती है कि जब आते हैं जब अटैक करते हैं तो ऐसा असलहा जो है ना वो छोड़कर भागते हैं। यहाँ की चाय उनका इंतज़ार कर रही है। ही इज़ फैंटास्टिक। अच्छा, वो जहाज़ भी ज़रा हम थोड़ा दिखा दें। ये उसी तरह का जहाज़ है राशिद मिन्हास शहीद, क्योंकि दुनिया की तारीख़ में ऐसी बहादुरी भी कम मिलती है कि किस तरह साजिश के तहत गद्दारी के तहत वो ले जाना चाहते थे जहाज़ को कि तमाम पाकिस्तान के राज उधर लग जाएं, राशिद मिन्हास जो हैं वो भी चले जाएं उनके कब्ज़े में। लेकिन उनको क्या पता था कि राशिद मिन्हास के पास क्या जज्बा है, वो पाकिस्तानी कौम में क्या जज्बा है कि वो उनको आप उनकी जान तो ले सकते हैं लेकिन आप उनको झुका नहीं सकते। तो जनाब ये वो उसी तरह का जहाज़ है जो पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद जिसको उड़ा रहे थे और जुम्मा 20 अगस्त 1971 की सुबह पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास बतौर ज़ेरे तरबियत पायलट उड़ान भरने के लिए 33 तरबियती तैयारे की अगली सीट पर बैठे थे। इसी दौरान उनकी तरबियत में मामूर इनकी यूनिट के एक बंगाली इंस्ट्रक्टर पायलट ने ज़बरदस्ती तैयारे का कंट्रोल संभाल लिया और तैयारे को उड़ाकर उसका रुख भारत की तरफ कर दिया। पायलट ऑफिसर मिन्हास ने पाक फ़ज़ाइया के मसरूर बेस को पैगाम भेजा कि उनका तैयारा अगवा किया जा रहा है। भारतीय सरहद सिर्फ 40 मील दूर रह गई थी और मिन्हास के सामने तैयारे का भारत में दाखिला रोकने के लिए सिर्फ एक रास्ता खुला था। राशिद मिन्हास ने किसी हिचकिचाहट के बगैर और पाक फ़ज़ाइया की आला रिवायत बरकरार रखते हुए तैयारे का कंट्रोल वापस लेने की भरपूर कोशिश की, मगर इंस्ट्रक्टर की बेहतर महारत और तजर्बे के सामने ये काम मुमकिन ना हो सका। चुनांचे उन्होंने भारतीय सरहद से 32 मील के फासले पर अपना तैयारा ज़बरदस्ती ज़मीन से टकरा दिया। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास ने पाकिस्तान अपने इदारे की इज्जत और नामूस की खातिर अजीम कुर्बानी का नजराना पेश किया। इस बेमिसाल कारनामे और ज़बरदस्त फ़र्ज शनासी की बिना पर इन्हें पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज़ निशान हैदर से नवाजा गया। तो हमारा असलहा नहीं उनके पास जा सका जी। लेकिन उसामा साहब इसमें एक और चीज़ भी है कि अमूमन जो जहाज़ों के जंगी जहाज़ों के मॉडल होते हैं ना जी। तो उनकी जो नोज़ होती है वो ऊपर की तरफ क्योंकि वो दिखाया जाता है कि जहाज़ ऊपर उड़ता है। ये वाहिद मॉडल है जिसकी नोज़ नीचे की तरफ है, उसकी वजह कॉकपिट जो है वो नीचे की तरफ है। उसकी वजह ये है कि ये जो त्यारा था ये राशिद मिन्हास ने नीचे ज़मीन पे गिराया था। ये सिंबॉलिक है कि त्यारा हमने गिराया था, दुश्मन के सरहद को अबूर नहीं करने दिया, हमारा त्यारा दुश्मन के कब्ज़े में नहीं आ सका। ये इसी चीज़ का सिंबॉलिक है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। और हमने आपको दिखा दिया कि वो किस तरह भागते हैं और हमारे जवानों का जज्बा क्या होता है कि हम मर तो सकते हैं लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमारे किसी वतन की मिट्टी पर किसी जगह पर दुश्मन का कब्जा हो जाए। दुश्मन तो जनाब आपको हमने वो असलहा दिखाया जो हमने भारत से कब्ज़े में लिया था और अब हम वो असलहा आपको दिखा रहे हैं। पीछे बहुत सा है जो पाकिस्तान की तरफ से इस्तेमाल होता रहा है मुख्तलिफ अदवार में और अब भी है। जी बिल्कुल उसामा साहब, ये देखिए ये जो टैंक हैं, ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ये जो सारे ये जो जंगी जहाज़ हैं, जंगी हेलीकॉप्टर हैं, ये वो असला था जो ये वो जंगी जहाज़ थे जिनको पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, जिनके ज़रिए से हमारी सरहदों की हिफाजत की गई। और वो लोग जिन्होंने हमारी सरहदों की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश किया, हम उसकी भी डिटेल जो है वो सारी इनको देंगे वो म्यूज़ियम के अंदर। बिल्कुल, तो आपको अब अंदर ले चलते हैं आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में, जहाँ पर शहदा की याद में किस तरह से इंतज़ामात किए गए हैं कि जो लोग यहाँ पर आएँ वो किस तरह से देखें। बड़ा खूबसूरत अंदर इसको बनाया गया है, तो हम आपको अंदर के मनाज़िर भी अब दिखाते हैं। ये शहदा गैलरी है आर्मी म्यूज़ियम में
यहाँ पाकिस्तान फ़ौज के उन तमाम शहदा के जिन्होंने 14 अगस्त 1947 से इस मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, उनके नाम यहाँ पर दर्ज हैं। और यहाँ पर धुन भी बड़ी खूबसूरत मुसलसल आपको सुनाई देती है, ए राह हक़ शहीदो, जो बड़ा मशहूर मिली नगमा है और इसमें बड़ी खूबसूरत दुआ भी है, तो उसकी धुन भी आपको सुनाई देती है और एक अजीब सी यहाँ आप पर कैफियत तारी हो जाती है इस धुन की वजह से और इन नामों की वजह से। बिल्कुल उसामा साहब, 1947 से लेकर 2019 तक वो हमारे जवान वो हमारे जवान जिनकी वजह से हम रात को गहरी नींद सुकून से सोते हैं कि हम हिफाजत में हैं, तकरीबन 2019 तक का यहाँ पर रिकॉर्ड है और 20,000 के करीब जवानों ने अपनी जानों का नजराना दिया, शहीद हुए हमारी हिफाजत के। अल्लाह, तो ये एक शहादतों की, कुर्बानियों की एक तवील दास्तान है। इसमें 1965 भी शामिल है और ये आज तक जारी है। ये एक साइड से शुरू होता है 1947, फिर 48, 49, 50, आते आते इसी तरह से दूसरी तरफ हर साल का यहाँ पर दर्ज है, नाम दर्ज हैं और उनका ओहदा क्या था। इसमें ऑफिसर्स भी हैं, इसमें जवान भी हैं। और ये मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो 20,000 तादाद बाबर भाई ने बताई है, ये सिर्फ़ और सिर्फ पाक आर्मी के जवान हैं, पाक आर्मी के। इसमें सिविल आर्म फोर्सेस या नेवी या फ़ज़ाइया वो शामिल नहीं है सर। नेवी, फ़ज़ाइया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, उसमें रेंजर्स, उसमें FSC, वो सारे शामिल नहीं हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अफ़वाज पाकिस्तान के जवान थे। इसमें अगर उनकी शहादतें साथ गिनी जाए तो फिर तो पता नहीं बहुत बड़ी लाइन हो जाएगी, फिर तो बहुत आगे चलेगी। ये सिर्फ अफ़वाज पाकिस्तान के जवान हमारे हीरो हैं। बेशक इसमें एक नाम आप देखें कि कोई इसमें नाम मिस नहीं है। जहाँ जवानों के नाम है वहीं आपको ये देखिए जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, ये भी नाम आपको मिलेगा। तो आप देखिए कि सब अब्दुर्रहमान खान, जनरल ज़ियाउल हक, लेफ्टिनेंट जनरल मियां अफजल, बिल्कुल जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, उसमें कर्नल, कैप्टन, हवालदार, उन तमाम लोगों के नाम जो हैं वो इस लिस्ट में मौजूद हैं। अगर स्वामी साहब यहाँ पर एक कंप्यूटर भी है, अगर आप वहाँ से किसी का भी नाम चेक करना चाहते हैं, उनके ऊपर पूरी डिटेल है, वो उसको क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस साल में वो शहीद हुए हैं और उनके हवाले से डिटेल भी मिल जाएगी। तो बड़ा खूबसूरत यहाँ पर उनको एक तरह से खराज अक़ीदत पेश करने के लिए बड़ी खूबसूरत ये गैलरी बनाई गई है। अच्छा बाबर भाई, यहाँ पर जितने भी हमारे आर्मी चीफ गुजरे हैं, आर्मी की सरबराही जिन्होंने की है, उन सब के नाम और साथ उनके यहाँ पर हमें स्टैचू नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल उसामा साहब, इसमें 1947 से लेके अब तक के जितने भी आर्मी चीफ्स रहे हैं या अफ़वाज पाकिस्तान के सरबराह रहे हैं, उन सब के स्टैट्यूज यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें आप देखें कि जनरल सर फ्रैंक वॉल्टर मैसेल जो हैं, ये पहले पाकिस्तानी अफ़वाज के पहले सरबराह थे, ये ब्रिटिश थे। उसके बाद जनरल सर डगलस डेविड ग्रेसी आए, 1948 तक ये रहे और पाकिस्तान के पहले आर्मी के सरबराह पाकिस्तानी जो थे वो फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान थे। आप देखिए कि उसके बाद आगे पूरी एक डिटेल है कि किस तरह फिर उसके बाद जनरल मूसा है। अच्छा, ये दो पहले अंग्रेज़ थे, उसकी वजह ये थी कि वही फ़ौज जो है वो तकसीम हुई थी और कायद आज़म ने कहा कि नहीं, ये नहीं, क्योंकि कहा गया कि फ़ौज जो है वो एक ही रखी जाए, हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की फ़ौज एक ही हो, लेकिन कायद आज़म ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। तो फिर चूँकि उस वक्त कोई हायर रैंक में कोई पाकिस्तानी तो था नहीं, तो इसलिए फिर पहले दो आपको जो लोग नज़र आएंगे जो सरबराही कर रहे थे आर्मी की, वो अंग्रेज़ हैं। लेकिन उसके बाद फिर अयूब खान, फिर 1948 में फिर जो लोकल इंडियन भर्ती हुई थी 1920 में, वो फिर अल्टीमेटली प्रमोट होकर लेफ्टिनेंट जनरल तक पहुंच गए। तो इसलिए 48 में पहले लेफ्टिनेंट जनरल थे जो थे वो अयूब खान थे, तो फिर उनको उसके बाद 1958 में जनरल मूसा खान है, 1966 में जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान, फिर 71 में लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन खान साहब, फिर 1972 में जनरल टिक्का खान साहब और 1976 में बनते हैं जनरल ज़ियाउल हक और इसी तरह 1988 में जनरल मिर्ज़ा असलम बेग साहब। आज भी आपको कहीं कोई इंटरव्यू वगैरह देते हुए जनरल साहब असलम बेग साहब मिल जाएंगे। फिर जनरल आसिफ नवाज़ साहब हैं, 1991 में ये आर्मी चीफ बनते हैं। 1993 में जनरल अब्दुल वहीद, जनरल जहांगीर करामत 1996, 1998 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ और फिर 2007 जनरल शफाक परवेज़ कियानी, फिर 2013 में जनरल राहील शरीफ। और एक यहाँ म्यूज़ियम में ख़ास रिवायत है कि जो सर्विंग हो बाबर साहब, उसके लिए अलग से उसे अलहदा उसको रखा जाता है। तो जनरल कमर बाजवा साहब जो हैं वो अलहदा से हैं, उनका स्टैचू अलहदा पड़ा हुआ है। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो फिर जो है वो उनको भी
उनका स्टैचू भी उधर आ जाएगा। हाँ जी, और इस तरह से कि जितने भी हमारे चीफ्स रहे हैं उन्होंने जो पाकिस्तान को सर्व किया है, दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी की सरबराही की है, ये बहुत बड़ी बात है। और आर्मी की अगर बात हो रही है तो क्या स्ट्रक्चर क्या है, मुझे ये बताया गया कि जो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं यहाँ पर बच्चे आते हैं, नौजवान आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, वो यहाँ आके ज़रूर तस्वीर बनवाते हैं, इस जगह को ज़रूर देखते हैं, क्योंकि यहाँ आर्मी का स्ट्रक्चर बताया गया है कि किस तरह से हमारी आर्मी जो है वो काम करती है, उसका पूरा स्ट्रक्चर क्या है और कितनी मजबूत, बैलेंस्ड है और मरबूत है, वो इस स्ट्रक्चर की वजह से है। आप कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे मजबूत और ताकतवर जो आर्मी है उसका स्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने यहाँ पर लगाया हो। और हम जो लोग आते हैं, जिस तरह से अभी हमें ब्रीफ किया जा रहा था और मेजर तारिक साहब, कर्नल तारिक साहब जो है वो हमें ब्रीफ कर रहे थे कि किस तरह से उसकी सारी फॉर्मेशन, और लोग सबसे ज़्यादा तस्वीरें यहाँ बनवाते हैं। थोड़ा सा आपको बता दूँ, जनरल हेडक्वार्टर हम सुनते रहते हैं, आर्म्स सर्विसेज किस तरह से काम करती हैं, मेजर ब्रांचेस उस तरफ हैं, तो ये ऑपरेशन फॉर्मेशन जो है, और ऑपरेशन फॉर्मेशन यानी जिसने लड़ना है उसको ये सब किस तरह से तमाम सहूलियात प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यानी आप लिबास देख लें, हर चीज़ जो भी है, साजो सामान, हर चीज़ का एक अलग पूरा एक निज़ाम है, पूरी एक यूनिट है। और फिर यहाँ से आप देखें कॉर्प्स, जिस तरह कोर होती है, उसके आगे फिर डिवीज़न, फिर ब्रिगेड और फिर बटालियन, तो पूरा एक ये सिस्टम बनता है। जितनी भी ब्रांचेस जो कि GHQ के अंडर काम कर रही हैं, उसकी पूरी एक डिटेल उन्होंने यहाँ पर देखी, और इसको फिर वो हेड कर रहे होते हैं लोग जो जिनकी हमने आपको सामने तस्वीरें दिखाई हैं और उनका बताया आर्मी चीफ, वो इसको पूरा ऊपर हेड कर रहे होते हैं, तो उनके नीचे पूरा इंतजाम चल रहा होता है। तो जनाब अभी हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको म्यूज़ियम के कुछ और हिस्से दिखाएंगे, जहां आप जब देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तानियों ने कुर्बानी दी है और आज हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं, उनकी कुर्बानियों के हवाले से पूरा एक डिस्प्ले है। अब पता चला। अब पता चला। आर्मी म्यूज़ियम के अब हम उस हिस्से में हैं जहाँ पर मुख्तलिफ असलहा जो है उसको डिस्प्ले किया गया है, और उसमें यह भी दिखाया गया कि माजी में किस किस तरह का असलहा इस्तेमाल होता था। तो यहाँ बहुत आप देखेंगे पीछे तक, और उसमें राइफ़ल्स भी आपको नज़र आएंगी, और बिल्कुल पुराने दौर में किस तरह तीर कमान और क्या कुछ होता था, वो सब भी यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। और एक टैंक भी हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो लेकिन दूसरी तरफ आते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह शुरू में जो बिल्कुल जंगें होती थी उसमें हाथी का इस्तेमाल और घोड़ों का इस्तेमाल किस तरह से होता था, तो उसका भी बड़ा ये खूबसूरत मंजर कशी की गई है कि किस तरह होता था। और बिल्कुल देख के बाबरी, मैं तो जब शुरू में देखता हूँ थोड़ी देर यहाँ देखते हैं, ऐसा लगता है कि ये अभी पता नहीं जिंदा होकर लड़ना ही शुरू कर दें, क्योंकि एक्सप्रेशन ऐसे बनाए गए हैं। तो ये हाथी का बड़ा साहब, ये ना एक एवोल्यूशन है, इर्तिका है कि वारफेयर सब कॉन्टिनेंट में स्टार्ट शुरू कहाँ से हुई। मतलब आप देखें यहाँ पर शुरू हुई पैदल, फिर हाथी का इस्तेमाल, उसके बाद घोड़ों का इस्तेमाल, फिर वो आगे चैरियट लगी हुई हैं, बगियों में जिस तरह से जो जंग तेज़ होती गई जो जंग के तरीके थे वो भी बदलते गए। मगर जो इब्तदाई जंग थी वो हाथी से स्टार्ट हुई, फिर जब जंग में तेज़ी आई तो घोड़े इस्तेमाल होने शुरू हो गए, फिर घोड़ों की जगह चैरियट्स आ गई, फिर तोपें आ गई, फिर टैंक आ गए। तो ये पूरी एक हिस्ट्री है कि इब्तदा से लेके अब तक जंग के कौन कौन से तरीके थे, किन किन तरीक़ों से जंग लड़ी जाती थी, कौन कौन से वेपन इस्तेमाल होते थे, पैदल, हाथी, घोड़े, और ऑफ कोर्स जो हाथी पे बैठते थे वो बादशाह या कमांडर्स या बड़े रैंक के लोग थे। यानी ये पुराने दौर का टैंक है, ये पुराने दौर का टैंक है। अच्छा, अब जिस तरह हम बात कर रहे हैं कुर्बानियों की, तो ये सिलसिला 1947 से शुरू होता है, और ये अब एक बड़ा ही खूबसूरत भी है, बड़ा मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ी मंज़र भी यहाँ पर आपको नज़र आता है कि किस तरह कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का भी यहाँ पर आपको मिलेगा कि किस तरह उन्होंने हलफ लिया था। और ख़ास तौर पर जो पहली चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो आज़ादी के लिए लड़ना है, आज़ादी के लिए जंग करना है, वो सिलसिला हम देखते हैं 1947 से पहले 1857 की जंग आज़ादी हमें नज़र आती है। उसके एक मंज़र की मैं समझता हूँ मंज़र कशी की गई है कि किस तरह उस वक्त लोगों ने जाने दी, कि जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, उसके बाद अंग्रेज़ों ने उनको किस तरह से सज़ा दी थी, वो देखिए आप। ये 1857 की जंग आज़ादी का एक मंजर है। हाँ जी, कि किस तरह से जो उस वक्त 1857 की जंग आज़ादी में जो हमारे हीरोज़ थे
जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिन्होंने अलम बगावत बुलंद किया, तो उनको किस तरह से अज़ियतनाक तरीके से उनको मारा जाता था। तोप के धाने पे तोप के दोनों तरफ बांध के तोप के धाने पे खड़ा कर दिया जाता था और उसके बाद तोप चला दी जाती थी। और ये ना एक हमारे हीरो थे शेरबाज खान, और उनके बेटे थे शेरबाज खान, उनके बेटों ने ये आज़ादी की जंग में इसी तरह हिस्सा लिया। मरी से उनका ताल्लुक़ था, तो उस पर उनके एक बेटे को किस तरह से सज़ा दी गई थी। उस वक्त तोप के गोले से उनको उड़ा दिया जाता था। पीछे आपको ये तोप नज़र आ रही है, तोप के साथ बांध दिया जाता था और फिर वो तोप चला दी जाती थी। तो ये एक सज़ा का तरीका था, किस कदर हौलनाक सज़ाएँ सुन दी जाती थी। लेकिन बाबू भाई ये सिलसिला टूटा नहीं हमारे आबा अजदाद में, ये जज्बा आज़ादी का। तो आखिरकार 1947 में फिर आज़ादी को हासिल किया गया। तो यहाँ पर उसका भी सारा दिखाया गया है, पुराना किस तरह से शुरू होता है सिलसिला सारा, कब कब यहाँ पर मुसलमान हुक्मरान रहे, थोड़ा सा वो दिखा देते हैं। फिर हम आएंगे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हलफ बर्दारी के हवाले से जो मंजर दिखाया गया है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि ये हिंदुस्तान के मशहूर मुसलमान बादशाह, असल में इससे पता चलता है कि मुसलमान कभी भी महकूम नहीं रह सकता, यानी ग़ुलाम नहीं बन सकता। उसकी तबीयत में नहीं है कि जो अल्लाह के आगे झुकेगा उसको आप ग़ुलाम नहीं बना सकते। वो किसी के आगे नहीं झुक सकता। ये तो क्लियर है। आप देखें कि ये सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री है और इसमें आप देख रहे हैं कि सुल्तान महमूद गजनवी से लेके सुल्तान अहमद शाह अब्दाली तक जो हुक्मरान थे, मुसलमान हुक्मरान जो थे, उन सब की तस्वीर हैं। और उसके साथ समझ है ये भी एक मुग़ल दौर में जो फ़ौजी थे वो किस तरह का साजो सामान पहनते थे, प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या यूज़ करते थे, उनका वेपन क्या होता था। ये एक ढाल है, उसके बाद ये एक तलवार है, और ये वो सारा ये भी एक यहाँ पे एक मोनूमेंट रखा गया। बड़ा ये खूबसूरत जी, क्या कुछ उन्होंने भी लिबास पर पहना होता था। अब तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है, लेकिन उस वक्त ये होता था। आजकल आप वो ड्रामे बच्चे देखते हैं ना, अर्तुगरल और कुर्रुस उस्मान, मेरे बच्चे बड़ा देखते हैं, उनमें भी इस तरह का लिबास नज़र आता है। तो ये जिद्दत आती चली गई। तो ये इस म्यूज़ियम में सारी हिस्ट्री दिखाई गई है। और यहाँ पर ये 100 हमारे वो लोग जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया, ये सर सैयद अहमद ख़ान से कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह, माज़ मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जनाब, लियाक़त अली ख़ान पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म, और आप देख रहे हैं कि इसी तरह से आगे ये सारा सिलसिला चलता है। और तमाम हमारे बुज़ुर्गों के बड़ों के इसमें नाम हैं जिन्होंने तहरीक आज़ादी में, तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया था। और फिर ये बड़ा ही खूबसूरत, बिल्कुल अगर आप कभी कभी देखेंगे ब्लैक एंड वाइट में ये आपको वीडियो मिल जाती है, नज़र आती है तस्वीर भी, कि किस तरह कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने पाकिस्तान मजलिस दस्तूर साज़ असम्बली के इफ्तिताह के मौके पर तकरीर भी यहाँ पर की थी। और उसमें बड़ी ज़बरदस्त ये बात पता चलती है कि वहाँ पर कायद आज़म ने जब ये तकरीर की तो पहले ये बात कही कि जी रखा जाएगा ख्याल यहाँ पर अक़लियतों का भी, तो जिस तरह से कि जी अंग्रेज़ों ने रखा है, जिस तरह जब अंग्रेज़ यहाँ हुक्मरान थे तो ये बात कही कि तो कायद आज़म ने कहा कि हमें अक़लियतों के हुकूक़ 1400 साल पहले बता दिए गए, हमारे लिए इस्लाम ही है। तो अकबर की मिसाल दी गई थी उस वक्त, तो कायद आज़म ने उसका बड़ा भरपूर जवाब दिया था। तो ये बिल्कुल उसी तरह से वही, बिल्कुल आपको लगता है कि वही सारा सामान उठाकर यहाँ लाया गया, वही जैसे लकड़ी का काम, पिछले दरवाज़ा भी उसी तरह से डिस्प्ले किया। ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी कायद आज़म एंटर हुए हैं और वो एक दस्तूर साज़, पाकिस्तान की जो पहली दस्तूर साज़ असम्बली थी उससे वो खिताब कर रहे हैं। ये अब जिस सेक्शन में हम आ रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, ये है जी कौम की हयात नो, रीबर्थ ऑफ अ नेशन, के किस तरह जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, हमने हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की, तो उस वक्त क्या मंजर था। बिल्कुल उसामा साहब, जो पाकिस्तान की तारीख़ है वो कुर्बानियों से भरी हुई है। एक तरफ अफवाज पाकिस्तान ने हमें जो सिक्योरिटी है, हमारी जो हिफाजत है, उसके लिए जानों का नजराना पेश किया। जो 20,000 फौजी, अभी हमने जो शोहदा हैं वो सारे उनकी एक डिटेल दिखाई। तो ये कुर्बानी का सिलसिला तो 14 अगस्त 1947 उसके साथ ही स्टार्ट हो गया था। मगर ये बड़ा अच्छा एक डिपिक्शन है, बहुत अच्छा एक डिस्प्ले है कि किस तरह से वो लोग जो माइग्रेट करके आ रहे थे, आप देखें कि कितनी कुर्बानियों के साथ, कितनी सोबतों के साथ, कितनी मुश्किलात के साथ वो यहाँ पर पहुँचे, और किस तरह ये यहाँ पर जिन्होंने लोग सजदे में पड़े हुए हैं, वो जो रस्ते में कहीं शहीद हो गए, वो ख़वातीन जो शहीद हो गई, बेतहाशा ख़वातीन जो थी
उनको अगवा कर लिया गया। तो ये कुर्बानियों की एक दास्तान है। ये हमें इस चीज़ की याद दिलाता है, इस जनरेशन को इस चीज़ की याद दिलाता है कि पाकिस्तान आराम से हासिल नहीं हुआ, पाकिस्तान आराम से नहीं मिला, उसमें बेतहाशा लाखों लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी और उसके बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, उस वक्त भी हमारे जो फौजी जवान थे, ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा सामान वो उसी तरह कुछ नहीं था, लेकिन वो भी मदद करते थे कि जितनी हिफाजत लोगों की कर सकें, क्योंकि ऐसे भी हुआ है कि पूरी पूरी ट्रेन में सिर्फ लाशें आई हैं। इतना ज़्यादा कत्ल गारत गरी का मंजर था, इतने लोग वहाँ पर शहीद किए गए और बहुत से ज़्यादातर वहाँ पर जो हिंदुस्तान में रह गए थे दानिश्वर भी और उनके जितने भी थिंक टैंक्स थे उस वक्त, वो कहते थे जी पाकिस्तान तो शायद 6 महीने से रह सकेगा, उसके बाद तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये रह नहीं सकेगा। पाकिस्तान ने रहना है और रहेगा। और पाकिस्तान, ख्वाजे पाकिस्तान जो हैं वो पाकिस्तान का नाम इसी तरह सरबुलंद करेंगी। पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान के जो लोग हैं, वो अपनी मेहनत से पाकिस्तान को दुनिया की अजीम क़ुव्वत बनाएंगे। समझा ये मैं आप देखें, सारा कुछ इंडियन डोमिनेंस, सारी दुनिया की मुखातब आज एक हम एटॉमिक पावर है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई शक, बड़ी बात है। और इस वाहिद इस्लामी ऐसी रियासत हैं कि जो एटॉमिक पावर है। दुनिया की सबसे मजबूत फौज आपके पास है। अच्छा, अभी हम आगे जनाब 1948 से इब्तदाई 1965 यहाँ पर म्यूज़ियम में, यानी 1965 की जंग से पहले क्या हालात बने थे, किस तरह भारत ने यानी जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ उसको जब हालात बिगड़ते नज़र आए तो उसने ये किया कि फिर यहाँ पर जो बॉर्डर था पंजाब का, उधर हमला कर दिया था 6 सितंबर को। तो उस हवाले से यहाँ पर सब बताया गया है, कुछ मंजर कशी उसकी भी की गई है। ये भी पुराना कुछ असला 1948 के बाद से जो इस्तेमाल होता रहा है। और फिर यहाँ पर कश्मीर से फ़ौजों का इनखला और भारत की हटदर्मी कि उस वक्त क्या मनाजिर थे। आपको पता है कि ये 1947 में ही अगर उस वक्त मामला कश्मीर का भी हल हो जाता तो आज मकबूजा कश्मीर के जिस तरह के आपको मंजर देखने पड़ते हैं वो ना हो। यहाँ पर भी देखिए कुछ असला लगाया गया है और ये तब से ही आप देखें, इसमें हमने बहुत से मंजर देखे, कश्मीर की तस्वीर भी हैं मकबूजा कश्मीर की। तो बाबर भाई, अगर उस वक्त हम देखें तब से लेकर आज तक ये जो मकबूजा कश्मीर का मसला है, क्योंकि 1947-1948 में ही भारत ने एक जंग की थी और हम देखते हैं आज़ाद कश्मीर वो हिस्सा जो है आज़ाद हुआ, लेकिन मकबूजा कश्मीर के मुसलमान आज भी आज़ादी को तरस रहे हैं। आप देखिए उसामा साहब, 70 साल गुजर गए बरसगीर पाको हिंद की तकसीम को। कश्मीर का वो हिस्सा जिसको सैयद अली गिलानी कहते थे कि ये पाको हिंद की तकसीम का अनसेटल्ड हिस्सा है जो अभी सेटल होना है। तो आज भी भारत अपने तमाम तर असले, 10 लाख फौज और पूरी ताकत के बावजूद उनके अलहदगी, वो जो उनकी हुर्रियत है, उनकी जो अलहदगी का जुनून है, वो जो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, उसको ख़त्म नहीं कर सकता। आज भी कश्मीर की यूथ जो है इस टाइम अभी भी वो भारत के खिलाफ सड़कों पर। और हाल ही में जब सैयद अली गिलानी साहब इंतकाल कर गए और उनके हवाले से जिस तरह से देखा कि उनकी मैयत को, उनके जस्द खाकी को भी छीना गया वहाँ पर, ये तो, और उनको पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया उनकी ताबूत। अल्लाह अकबर, वो यही नारा लगाते थे, पाकिस्तान हमारा है। अच्छा, उसमें ये भी है मुहाजिरीन किस तरह से आए कश्मीर से यहाँ पाकिस्तान, वो भी वहाँ पर डिस्प्ले है। अच्छा जी, यहाँ पर ये है कि ये जो सेक्शन है पाक भारत जंग 1965, ये अब हम आपको उस जगह ले आए हैं 1965 में किस तरह से जंग लड़ी गई थी और उसकी तस्वीर आपको यहाँ पर मिलती हैं कि कई दिन तक वो जागते रहे। ये BRB नहर जल्लो पुल के मनाजिर हैं कि किस तरह से दुश्मन जो था उसने रात की तारीकी में बुज़दिली के साथ पाकिस्तान पर अचानक अटैक कर दिया और उसके बाद उनका ये ख्याल था कि वो लाहौर आके नाश्ता करेंगे, लेकिन BRB नहर क्रॉस नहीं कर सके और हमारे जो बहादुर जो हमारे फ़ौज पाकिस्तान थे, जो फ़ौजी थे, उन्होंने दुश्मन को BRB नहर पर वो एक लोहे की दीवार बन गए। वाह वाह, ये जो आपने दीवार का कहा है ना जी, ये दिखाएंगे किस तरह तुमने खून से ये दीवार कायम की, उसकी बड़ी खूबसूरत डिपिक्शन की गई है, वो हम आपको दिखाते हैं। ये मैं आपको झंडा दिखाना चाह रहा हूँ, ये मेजर जनरल निरंजन प्रसाद, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 15 भारतीय डिवीजन के कब्जे में लिया गया झंडा है जी। और दौरान जंग कब्जे में लिया गया झंडा मेजर जनरल निरंजन प्रसाद का है, जनरल ऑफिसर कमांडिंग
भारतीय डिवीजन 15 भारतीय डिवीजन की जीप पे लगे हुए झंडे की कॉपी है। ये झंडा 23 कैवलरी जो कि लाहौर सेक्टर में BRB लिंक केनाल पर मुतय्यन थी ने उस वक्त कब्जे में लिया जब मेजर निरंजन प्रसाद अपनी अल्फा कंपनी 18 बलोच के फायर की जद में आकर मैदान जंग से भाग रहे थे। मेजर जनरल निरंजन प्रसाद को भारतीय फौज ने बाद अज़ां कमांड से हटा दिया था, क्योंकि ये भी उनको करना पड़ा क्योंकि इसने तो अच्छा ये था कि निरंजन प्रसाद जो था उसको ये कह रहे थे कि अटैक करो, वो अटैक कर नहीं पा रहा था, वो अटैक करना नहीं चाह रहा था। हाँ, लेकिन जब उसमें बहुत प्रेशर आया तो उसने अपनी यूनिट आगे की। जब यूनिट आगे की तो पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान ने उस यूनिट को तितर बितर कर दिया। तो फिर ये मेजर जनरल निरंजन प्रसाद ये फिर अपनी जो यूनिट को ढूंढते हुए पाकिस्तान की टेरिटरी में आ गए और वहाँ पर ये गन पॉइंट पे आ गए। और वहाँ पर बस ये अरेस्ट होते होते बचे और भाग कर पैदल गन्ने के खेत में भाग गए। वहाँ से फिर ये भागते भागते इंडिया वापस गए। एक जीप मेरा ख्याल है इनकी नकारा हो गई थी, वो जीप आज भी हमारे पास है। हाँ, वो जीप भी आपको दिखाते हैं। ये जी असला है 1965 में जो इस्तेमाल में रहा है। अच्छा, यहाँ एक सेक्शन ये भी अजीज़ भट्टी मेजर अजीज़ भट्टी की शहीद निशान हैदर की कमांड पोस्ट का बनाया गया है। अच्छा, उनकी जो कमांड पोस्ट भी मुझे यहाँ पर नज़र आई थी, वो भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने। वो देखें आप, वो ऊपर अगर आप देख सकें, ये है जी वो पोस्ट। ये मेजर अजीज़ भट्टी शहीद यहाँ पर जाकर बता रहे थे, उनके साथ एक कैप्टन था उनको बता रहा था कि जी दुश्मन कहाँ है। फिर वहाँ पर वो बताते थे कि यहाँ बॉर्डर लाइन के ऊपर है उस समय साहब, BRB से आगे जाके पल्ली साइड पे। बड़ी बहादुरी है कि वरना आप किसी भी वक्त दुश्मन के गोले का निशाना बन सकते हैं। और इसी तरह उसी में वो शहीद हुए, लेकिन आप देखिए ओपन बिल्कुल जगह थी, कोई ये नहीं कि छुप कर वो खड़े थे। अच्छा, ये वो जीप है जी, बिल्कुल इस तरह की जीप थी जो कब्जे में आई। सर यही जीप है जो मेजर जनरल निरंजन प्रसाद जो थे, एक पर जब भाग गया था, दूसरी ये पकड़ ली हमने। ये पाकिस्तान में छोड़ के भागे थे। हाँ। तो ये 65 की जंग में BRB के पास जब वो इंडियन बॉर्डर क्रॉस किया, जब उन पर बहुत प्रेशर आया कि पाकिस्तान पर अटैक करो फौरी तौर पर, और वो नहीं करना चाह रहे थे। उनको पता था कि जनाब आगे से बड़ा दंदान चिकन जवाब मिल रहा है। तो वो जनाब उन्होंने बहाल प्रेशर पे वो आगे आए। जब आगे आए तो किस तरह से हमारे जवानों ने उनको गन पॉइंट पे ले लिया, और वो बाद में फिर किस तरह से वो गन्ने के खेत में भाग चले गए, और वहाँ से फिर बूदी से भागते इंडिया वापस चले गए, और उनको बाद में सज़ा के तौर पर नौकरी से हटा दिया गया। अच्छा, एक लाहौर सेक्टर है, उन्होंने आपको दिखाया। इस तरफ ये खेमकरन सेक्टर है कि जहाँ जहाँ जंग लड़ी गई 1965 में, जिस सेक्टर में, उसकी अलग अलग से यहाँ डिपिक्शन की गई है। और वो जो बाबर भाई ने दीवार की बात की है ना, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वो दीवार किस तरह से बने, ये है वो शोहदा। आप देखिए, ये 1965 की जंग में ये भारत का हिस्सा है। वैसे ये नक्शा यानी मिलता है, ये बीच में अगर हम देखें ये पाकिस्तान है और ये भारत है, लेकिन भारत ये चाहता था कि पूरा आगे तक वो आ जाए और ये पाकिस्तान को कब्जा कर ले। लेकिन कौन ये दीवार बने? ये लोग, ये देखिए, इन्होंने वो दीवार बनाई अपने खून से। तो ये 1965 के शोहदा हैं जो सीसा पिलाई दीवार बने जी। बिल्कुल, इनके खून की वजह से आगे नहीं आ सका। कश्मीर से लेके ये सिंध तक मिठी तक जो बॉर्डर चल रहा है, उस पूरे बॉर्डर में किस तरह से सीसा पिलाई दीवार बने हुए हैं ये लोग। और इंडिया को उन्होंने ये बॉर्डर लाइन क्रॉस नहीं करने दी। अपने खून से उन्होंने इंडिया की जो ये जो कोशिश थी कि हम पाकिस्तान में दाखिल हो जाएं, उसको अपना खून का नजराना देके रोका। बल्कि कुछ इलाके पाकिस्तान ने कब्जे में भी लिए थे। और ये भी होता है फिर जब जंग बंदी हुई तो उसके नतीजे में वो फिर जाहिर है कि ये जो एग्रीमेंट होता है उसके तहत मामला आगे तय पाए। ये जो उस वक्त लिबास था जी, ये आप देख रहे हैं 1965 की जंग में। तो अभी भी आप कोई ड्रामा वगैरह देखेंगे अजीज़ भट्टी शहीद का, दीगर हमारे शौदा के हवाले से बनाया जाता है, उसमें आपको ये नज़र आएगा किस तरह का उस वक्त लिबास होता था, क्या कुछ लिबास होता था। अच्छा जी, पाक बहरिया के हवाले से, पाक फ़ज़ाई के हवाले से यहाँ कुछ डिपिक्शन की गई है। और ये बड़ा खूबसूरत राजस्थान का इलाका हुर, आज भी आप सुनते हैं पीर पगारा, तो उनकी जो एक फोर्स थी हुर, जिनको आज भी कहा जाता है, तो हुर मुजाहिदीन का भी बेमिसाल किरदार रहा। और उन्होंने 1965 की जंग में शाना बशाना फौज पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़े, और उन्होंने जैसलमेर के कुछ इलाके अपने कब्जे में भी कर लिए। राजस्थान सेक्टर में जब जंग हुई तो पीर पगाड़ा के जो हुर थे वो फौज पाकिस्तान के साथ लड़े,
और उन्होंने राजस्थान के कुछ इलाके जो थे उस पर कब्जा कर लिया, जो कि बाद में जब वो जंगबंदी हुई तो फिर इंडिया को वापस किए गए। अच्छा, ये देखिए आज भी ऐसा मॉडल बनाया हुआ है कि इसके आगे से गुजरते भी डर लग रहा है। अच्छा, ये जनाब सियालकोट सेक्टर, तो जिसका हमने आपको पहले चिविंडा का वो दिखाया कि क्या क्या टैंक कब्जे में आए हैं, तो चिविंडा के सेक्टर में किस तरह का असला इस्तेमाल हुआ, उस वक्त क्या फौज पाकिस्तान की कर रही थी, तस्वीरों में ये देखिए समा साहब, ये सेंचुरियन टैंक है जो इंडिया छोड़ के भाग गया, यही हमने आपको दिखाया। हाँ। ये ऊपर वाला, ठीक है जी, ये हमने आपको ये दिखाया जो पाकिस्तान के पास यहाँ मौजूद है, पे छोड़ के भागे। फिर ये एक और जो है 10 mm की रिकॉइल लेस राइफल है जो जिसके वजह से फायर किया, और इसके साथ ये एक वो भारतीय सेंचुरियन टैंक पाकिस्तानी कब्जे में। यही वो टैंक हैं जो हमने आपको दिखाए हैं। तो जिस तरह वो फौजी जवान ऊपर हैं, तो इसी तरह बाबर डोगर साहब और मैं अभी हमने भी मज़ा लिया है जनाब वो भारत के टैंक को कब्जा करके, क्या मज़ा आता है। तो ये पाकिस्तान का जनाब अच्छा किस तरह से हमला किया समा साहब जी, सर ये चिविंडा का जी, ये चिविंडा की सर फखर से बुलंद हो जाता है मालिक गनीमत जो उस तरह के टैंकों पे जब बंदा चढ़ता है और जब देखता है कि ये हमने हमारे कब्जे में, और दुश्मन जो कब्जा करने आया था वो छोड़ के भाग गया, और जब उस पर चढ़ते हैं तो एक अजीब फ़ख्र महसूस होता है, और पाकिस्तान पे फ़ख्र महसूस होता है कि किस तरह से उन्होंने अपनी जानों की का नजराना दिया और किस तरह से हमारी हिफाजत की। और ये प्रोपेगेंडा को भी तो फेल करती है चीज़, कि वो कल को दिखाएं जी नहीं, यूँ नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हुआ था। तो ये जो सबूत है, जो सबूत पड़े हुए हैं, इसको कहाँ लेके जाएंगे? कहाँ लेके जाएंगे? वो अभिनंदन वाला वाक्य, उन्होंने कहा जी नहीं ये तो पता नहीं वहाँ गया नहीं था, तो पकड़ा भी यहाँ गया, उसका जहाज भी यहाँ गिरा, तो उससे साबित हुआ कि हमारी सरहद में आया था। तो इससे भी साबित होता है कि किस तरह हमारी सरहदों पर आए थे, आगे गुजरे थे और इनको फिर पकड़ा गया। ये कुछ मेरा ख्याल है जो भारतीय जंगी कैदी हैं वो भी आप यहाँ देख सकते हैं, भारतीय जंग कैदी भी 1965 के चाय पिला के वापस किया गया होगा। तो जनाब ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम था, आज का स्पेशल शो था, और आपसे गुजारिश है कि अपनी दुआओं में उन तमाम शहदा को ज़रूर याद रखा करें, उन तमाम गाजियों को ज़रूर याद रखा करें जिनकी वजह से हम आज आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं। आज के प्रोग्राम का मकसद यही था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।